दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है उसी क्रम में आज एक और क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो जो फर्जी मॉडल उत्तर का पोल खोल का सिलसिला हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा। यदि आप मेंस आंसर राइटिंग का तैयारी कर रहे हैं और आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप किसी भी माध्यम के हो, लेकिन फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। उससे मेंस आंसर राइटिंग कभी सही नहीं होता है। आप जिस भी शहर में हो, डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हैं। जो यूपीएससी पेपर थर्ड क्वेश्चन हम पेपर थर्ड का क्वेश्चन आपके सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 तक हम एक्सप्लेन किए थे, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा कि भारत में, ठीक है, भारत में, अब क्योंकि भारत में क्यों हो सकता है स्टेट पीसेस यदि आप लिख रहे हो वहाँ पे लिख सकता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, समझ रहे, इसीलिए हम सेगमेंट वाइज तोड़ते हैं। तो आइए ये हो गया क्या, कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली, यहाँ पे दिया है कृषि क्षेत्र को, कभी हो सकता है एमएसएमई क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली, मत्स्य क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली, पर्यटन क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली। तो समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसी फ्रेम होता है। ऐसे ही फ्यूचर का क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं, भविष्य का क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, कहीं से कोई तीर मार के नहीं आता है क्वेश्चन। तो समझ गए, ये हमारा पहला सेगमेंट हो गया, ये हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया। तीसरा कह रहा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। तो ये हम तीसरा सेगमेंट मान लेते हैं कंप्लीट कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। यह देखिए यूपीएससी कितना अच्छा काम किया है, यहाँ पे सब्सिडी को इंग्लिश में सब्सिडी लिख दिया है और कहीं कहीं वो सहायकी लिख देता है और कहीं कहीं तो इतना क्लिष्ट हिंदी दे देता है कि विद्यार्थी तो छोड़िए टीचर भी नहीं समझ पाता है कि यार ये हिंदी लिखा क्या है। जो फोटो स्टेट टीचर है बहुत नहीं समझ पाता है। चलिए फिर कह रहा है क्या कि विश्व व्यापार संगठन, ये आप चौथा सेगमेंट मानिए, यानी WTO द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित, ठीक है, कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए का मतलब डिस्कस करना है। तो देखिए डिस्कस करने का मतलब है कि आपको जो टेल वर्ड होता है उसका मीनिंग पता होना चाहिए था। यदि उसका मीनिंग आपको पता नहीं है तो समस्या पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा कुछ और गया है, आंसर कुछ और लिखा गया। कभी कभी इस तरह का माइनर मिस्टेक हो जाता है। तो क्वेश्चन को हम आसान भाषा में समझा देते हैं। देखिए जो कह रहा है कृषि क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, तो भारत सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकारों के द्वारा भी किसानों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। कुछ प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है, कुछ अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सब्सिडी में मान लीजिए जैसे किसान है उसको 6,000 रुपया सरकार सालाना देती है, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष सब्सिडी है। और अप्रत्यक्ष क्या है, जैसे एमएसपी है ना, तो वो क्या हो गया, हमारा अप्रत्यक्ष सब्सिडी हो गया। तो यही क्वेश्चन कर रहा है और कह रहा है क्या कि WTO जो इस सब्सिडी पर किस तरह का आपत्ति दर्ज कर रहा है वो आपको बताना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन में देखें कि भूमिका में क्या लिखा जाता, बॉडी में क्या लिखा जाता और निष्कर्ष में आप क्या लिखते। तो मेंस आंसर राइटिंग में यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं तो आप आंसर राइटिंग कभी नहीं सीख पाएंगे। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं भूमिका की, कि इस क्वेश्चन की भूमिका में हम क्या लिख रहे होते। आइए चलिए भूमिका हम बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का एक मेन वर्ड क्या है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूरी तरीके से क्वेश्चन केंद्र में हमारा कृषि, एग्रीकल्चर हमारे केंद्र में है ना, कि एग्रीकल्चर क्षेत्र, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब्सिडी और WTO। तो आप एग्रीकल्चर से भूमिका अपना प्रारंभ कर सकते हैं। सिंपल कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 50% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर पर निर्भर है, या एग्रीकल्चर कृषि से अपना रोजगार प्राप्त करती है। और भारत सरकार का एक डाटा है कि भारत सरकार अपने डाटा में कहती है कि जो व्यक्ति या जो नागरिक या जो किसान कृषि से अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करती है, वो प्रतिदिन 27 रुपया वो कमाता है एग्रीकल्चर से। तो ये डाटा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस डाटा से आपको ये पता चलेगा कि भारत के किसान को वास्तव में सब्सिडी देना बहुत जरूरी है। ठीक, यदि सब्सिडी नहीं दिया जाएगा तो आप बताइए कि 27 रुपया में किसान क्या कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं भूमिका आप समझ गए होंगे। तो भूमिका हम फिर से बताते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 50% जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करती है। भारत सरकार के अनुसार कृषि पर निर्भर जनसंख्या की आमदनी कृषि क्षेत्र से
मात्र 27 रुपया प्रतिदिन है, जो न्यूनतम मजदूरी, जो भारत सरकार का न्यूनतम मिनिमम वेजेज एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, उससे भी कम है। तो ये आप भूमिका लिख दिए कि भूमिका में ही आप बता दिए सब्सिडी के पक्ष में आप हैं। चूँकि देखिए भारत के किसानों को सब्सिडी देना बहुत जरूरी है। यदि भारत के किसान को सब्सिडी ना मिले, सब्सिडी देने के बाद किसान की इतनी बुरी स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो बताइए विदाउट सब्सिडी का उसका क्या हाल होगा। तो आप भूमिका से बता दें भाई हम सब्सिडी के पक्ष में हैं। तो ये भूमिका हो गया। तो ऐसे ही आप मतलब होता है कि क्वेश्चन की भूमिका में आप बता देते हैं कि आप आंसर किस दिशा में लेके जा रहे हैं, जिससे स्पष्टता आ जाती है एग्जामिनर के दिमाग में भी, एग्जामिनर के मन में भी। तो भूमिका आप समझ गए होंगे। तो फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। जो कॉपी पर अच्छा प्रयास लिखा जाता है उससे आपका आंसर राइटिंग कभी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एक बेवकूफ़ बनाने का साधन आप भी जानते हैं। चलिए अब हम इसकी बॉडी की बात करें कि बॉडी में हम क्या लिखें। तो हम बॉडी की बात करें, बॉडी में क्या लिखा जाना चाहिए था। आइए, तो इसमें पूछा गया डायरेक्ट क्या कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। तो हम यहाँ पे एक सब हेडिंग बनाएंगे, सब टॉपिक बनाएंगे, प्रत्यक्ष सब्सिडी या सहायकी या सब्सिडी, आपको जो लिखना है आप लिख दीजिए। और यहीं पे अप्रत्यक्ष भी लिख दीजिए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी, ठीक है, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो पहले प्रत्यक्ष सब्सिडी का 2 पॉइंट और फिर अप्रत्यक्ष सब्सिडी का 2 पॉइंट। चलिए आइए, तो हमने पहला पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट प्रत्यक्ष सब्सिडी का पहला पॉइंट क्या होगा जरा सोचिए। किसान सम्मान निधि जो हमने आपसे पहले कहा, जो 2000 रुपया प्रत्येक 4 महीने पे किसानों को दिया जाता है, साल में 6000 रुपया, ये क्या है, प्रत्यक्ष सब्सिडी है ना। तो आप यहाँ पे जिक्र कीजिए किसान सम्मान निधि, आपने डाल दिया किसान सम्मान निधि और फिर आप इसे एक्सप्लेन कर दिए। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, बहुत आसान है, किसान सम्मान निधि, पहला पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए हमारे भारत में किसानों को, जो किसान, पहला पॉइंट समझिए, जो किसान ऋण लेता है, जो किसान बैंक से ऋण लेता है एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए, उसको ऋण पर सब्सिडी दी जाती है। देखिए यदि 7% उसे ऋण मिलता है तो 3% या 4% सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है, तो उसको सरकार सब्सिडी देती है। तो ये दूसरा आप लिख सकते हैं ऋण पर सब्सिडी। और कई बार क्या होता है पूरी की पूरी कर्ज माफी हो जाती है, तो आप कर्ज माफी भी लिख सकते हैं या ऋण सब्सिडी भी लिख सकते हैं। और जब उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे जिक्र कर देंगे। यदि आप यहां पे लिखे ऋण सब्सिडी, ठीक है, ऋण सब्सिडी, तो इसमें सब्सिडी, इसमें क्या करेंगे आप, तो आप लिखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के द्वारा लिए गए एग्रीकल्चर ऋण पर सब्सिडी दी जाती है। तो वहीं कभी कभी विशेष परिस्थिति में किसानों का कर्ज माफ़ भी कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो कर्ज माफ़ी है सभी स्टेट में लागू नहीं होता है, कुछ स्टेट में लागू होता है। ठीक है, इसी लेकिन ऋण सब्सिडी जो है वो सभी स्टेट में लागू होता है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि विशेष परिस्थिति में किसानों का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पॉइंट आप समझ गए। आइए हम लोग अब तीसरा पॉइंट की बात करें। जैसे हमारा है अप्रत्यक्ष सब्सिडी, तो हमने एक फिर सेगमेंट बनाया क्या, अप्रत्यक्ष सब्सिडी। ठीक है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी में देखिए क्या है। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट एमएसपी, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये अप्रत्यक्ष सब्सिडी ही तो है। तो आपने इस पॉइंट को जिक्र कर दिया। एमएसपी के बारे में आप पूरी तरह जानते हैं कि सरकार के द्वारा 23 फसलों पर तय की जाती है। हम पहले भी इसके बारे में आपसे बात कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, एमएसपी दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, उर्वरक। तो उर्वरक पर भी सब्सिडी दी जाती है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजर कहते हैं, जैसे यूरिया पे सब्सिडी दी जाती है। ये क्या है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी है। आप इसको एक्सप्लेन कर दिए। तीसरा पॉइंट देखिए, जो हमारे यहाँ किसानों जो सिंचाई करता है भारत में, केंद्र सरकार भी सब्सिडी देती है किसानों को और राज्य सरकार के द्वारा भी सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो आप जो भूमिका वाला जो पॉइंट लिखे थे वहाँ पे नीचे में एक लाइन जोड़ सकते हैं कि भारत के किसानों को केंद्र व राज्य दोनों सरकारों द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, वहाँ पे एक लाइन आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उर्वरक हमारा हो गया, उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है। हमने कहा सिंचाई, देखिए जो सिंचाई होता है भारत में, सिंचाई, ठीक है, बीज, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। देखिए किसानों को, बहुत सारे राज्यों में किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाती है। वो अगर खेती करने की जब डीजल खरीदता है तो उस पर उसको सब्सिडी दी जाती है। तो आप ये वाला पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं, सब्सिडी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं। ये समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
जैसे कृषिगत यंत्र की यदि हम बात करें, क्या कृषिगत यंत्र, ठीक है, कृषिगत यंत्र, जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अत्याधुनिक तकनीक आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, हार्वेस्टर आ रहा है, बहुत सारी ऐसी तकनीकें आ रही है, तो क्या उसको खरीदने के लिए किसान को सब्सिडी नहीं दी जाती है? क्या सब्सिडी भी जाती है, और जो बैंक से वो ऋण लेता है खरीदने के लिए उस पर भी सब्सिडी दी जाती है। तो कृषिगत यंत्र, तो इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा व राज्य सरकारों के द्वारा भी किसानों के द्वारा जो मशीनीकृत या मशीनें खरीदी जाती है, उदाहरण के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, उस पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, और उन पर ब्याज पर भी जो EMI किस्त होती है उन पर भी सब्सिडी दी जाती है। तो ये सब क्या है? ये अप्रत्यक्ष सब्सिडी है ना। चलिए अगला देखें, जो हमारा किसान है, हाँ, बिजली सब्सिडी। पंजाब में तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, आप जानते होंगे। पंजाब में बिजली पे काफ़ी, पंजाब में तो शायद बिजली फ्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजली फ्री है। यूपी सरकार के द्वारा भी कुछ सब्सिडी दी जाती है, तो बिजली पर क्या है, सब्सिडी दी जाती है। तो आप इसको लिख लेंगे, बहुत सारा पॉइंट है यहाँ पे, और हम एक आध पॉइंट बताए थे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो फसल बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो बीमा पर भी तो सब्सिडी दी जाती है। 2%, 3% रबी और खरीफ, और 5% जो है मोटा अनाज में सब्सिडी है। अब उतना किसान पे करता है, बाकी केंद्र और राज्य सरकारें पे करती है, आप जानते हैं। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उस पर भी सब्सिडी दी जाती है। तो ये सब क्या है? ये अप्रत्यक्ष सब्सिडी है। हमने आपको कितना सारा पॉइंट बता दिया, तो ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देना था, और हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। ज़्यादा नहीं, आप देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 शब्द में लिखना है। अभी तो एक ही क्वेश्चन का आंसर हुआ है, अभी दूसरा तो WTO वाला मुद्दा बाकी ही है। तो यदि आप 100 शब्द में यदि आप 3 से 4 पॉइंट को भी एक्सप्लेन करेंगे, 100 शब्द आपका पूरा जाएगा। 4 पॉइंट लीजिए, 1 पॉइंट 25 शब्द, 25 शब्द का मतलब दूर से 2.5 लाइन। फिर भी हम आपको 6, 7, 8 पॉइंट बता दिए, इतना तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी को समझ गए होंगे। यदि आप स्टेट PCS का तैयारी करते हैं, तो आप जिस भी स्टेट PCS की तैयारी करते हैं उस राज्य के बारे में आप चीज़ों को पढ़ लेंगे कि हमारे राज्य सरकार द्वारा किसानों को किस तरह की सब्सिडी दी जाती है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, ठीक है। ताकि हो सकता है यदि आपके राज्य के बारे में कभी इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, क्योंकि हम सब राज्य का नहीं करा सकते हैं यार। जिस राज्य से हम संबंधित है उस राज्य का हम करा सकते हैं, लेकिन UPSC का तो हम पूरा करा ही सकते हैं। चलिए समझ, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। तो फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं तो आपका मेंस आंसर राइटिंग कभी अच्छा नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चले। जो दूसरा क्वेश्चन इस सेगमेंट में पूछा गया है वो पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जानते हैं कि 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था, द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दा का विवेचना कीजिए। तो हमने फिर यहाँ पे एक सब टॉपिक बनाया, कृषि सब्सिडी, ठीक है, कृषि सब्सिडी संबंधित, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मुद्दा, तो आप भी जो है मुद्दा है लिख दीजिए, संबंधित मुद्दे, ठीक है। आपने अंडरलाइन कर दिया इसको कि अब आप ये बता रहे हैं एग्जामिनर को अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक अस्पष्टता होता है आंसर में कि हाँ, एक चेक करने वाले को समस्या नहीं होती है कि आपने कौन सा पॉइंट कहाँ डाला है, और आपके ब्रेन में भी स्पष्टता होती है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। एक हुआ 2017 में एक पीस क्लॉज हुआ था, पहले हम थोड़ा सा भूमिका इसका बताते हैं। 1986 और 1988 में ये एक तय हुआ था, जैसे हमारे यहाँ जो दुनिया में विकसित देश है और विकासशील देश है, 2 तरह के देश हैं, विकसित और विकासशील। तो विकसित देश जो है, जो डेवलप कंट्री है, विकसित देश, वो अपने जीडीपी का 5% एग्रीकल्चर सब्सिडी दे सकता है, 5%, 5%, ठीक है। जबकि विकासशील देश जो है, जो विकासशील जैसे भारत हमारा देश है विकासशील, ये अपने जीडीपी का 10% सब्सिडी दे सकता है, अपने जीडीपी का। अब देखिए खेल यहीं पे होता है, इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो WTO का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप समझ जाएंगे, क्योंकि लिख लेंगे इसी से WTO रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 1986 और 88 का आप कल्पना कीजिए, उस समय भारत की जीडीपी कितनी कम रही होगी 1986-88 में। यदि 1986 और 88 का 10% हम निकालेंगे तो हमारे किसानों को तो बहुत कम पैसा मिलेगा सब्सिडी के रूप में। लेकिन उस समय पे आप अमेरिका का इकोनॉमी का तुलना कीजिए, अमेरिका का जीडीपी का साइज क्या था, और अगर उसका 5% भी निकालेंगे तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से कई गुना सब्सिडी होगा। इसलिए अमेरिका में एक किसान को मिनिमम 25 से 30 लाख सब्सिडी मिलता है, जापान में एक किसान को 12 से 15 लाख की सब्सिडी मिलती है, ठीक है। ऐसी विकसित कंट्रीज है वहाँ पे बहुत अधिक सब्सिडी किसानों को दिया जाता है। पहला समस्या तो ये है।
ठीक है। जो इसमें डिस्टॉर्शन है, जो इसमें समस्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। आपका अपना पक्ष, भारत सरकार डब्ल्यूटीओ में क्यों इसका विरोध करती है, एक तो ये रीजन है। दूसरा, भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और 50% जनसंख्या लगभग एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और ये बताइए, अमेरिका का लगभग 1 से 2% जनसंख्या ही एग्रीकल्चर पर निर्भर है। एक तो उसकी जनसंख्या कम है और उसका भी 2%, तो बहुत कम व्यक्ति हुआ। बहुत कम व्यक्ति यदि एग्रीकल्चर पर निर्भर है और उसके पास पैसा भी कम है, अगर पैसा कम भी हो तो हर आदमी को अधिक मात्रा में पैसा मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक तो जनसंख्या अधिक है और उसका 50% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और हमारे पास जो 1986 का जीडीपी का 10% पैसा भी कम है। एक किसान को बताइए कितना मिलेगा, इसलिए 6,000 सरकार दे पाती है। मतलब 6,000 का वो तो एक्सीड कर जाता है। अगर उस पैरामीटर्स को सरकार माने तो हमें लगता है एक किसान को सरकार 500 रुपये सब्सिडी भी नहीं दे पाएगी भारत में। तो इसीलिए 2017 में एक बाली समझौता हुआ था बाली में, और वहाँ पे एक समझौता हुआ था, आपको हम बता देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं पीस क्लाउज। पीस क्लाउज, ठीक है, इसको कहते हैं एओ, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एओ, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो भारत सरकार जब आपत्ति दर्ज कराया था कि नहीं, आपने जो सब्सिडी का मॉडल है 1986 और 88 का, 88 का, उसको हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो नहीं मानते हैं, तो वहाँ पे एक पीस क्लाउज लाया गया था कि ठीक है, इसको अभी आप लागू मत कीजिए, जब समझौता हो जाएगा, बात पूरी तरीक़ा से बन जाएगी, तब हम इसको लागू करेंगे। तो वो पीस क्लाउज अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी भी वो चल ही रहा है। तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसीलिए भारत सरकार इतना अधिक सब्सिडी दे रही है। तो विवाद का मुद्दा यही है कि डब्ल्यूटीओ बार-बार कहता है कि आप इस पीस क्लॉज को आप समाप्त कीजिए, और जो 10% का एग्रीकल्चर सब्सिडी का नियम बना हुआ है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, अपने यहाँ क्रियान्वित कीजिए। ठीक है, लेकिन भारत सरकार का हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए वहाँ पे तो भारत सरकार का तो आप तर्क समझ गए ना कि हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या कि डब्ल्यूटीओ द्वारा उठाए गए। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए। क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ द्वारा उठाए गए। तो डब्ल्यूटीओ ने क्या मुद्दा उठाया, उस पर आप आइए हम चलते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट होगा वो हम आपको भूमिका बताए पूरा समझाने के लिए कि ये एक्चुअली मैटर क्या है, एक्चुअली मामला क्या है। तो डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि बाजार में विकृति, जो आप ऐसा करते हैं बाजार विकृति। देखिए डब्ल्यूटीओ का काम क्या है कि दुनिया के ट्रेड को रेगुलेट करना, कि कोई भी देश जो है जो ट्रेड का नियम बना है वर्ल्ड स्तर पे दुनिया में, उसको डिस्टॉर्ट ना करे, उसका उल्लंघन ना करे। तो डब्ल्यूटीओ का कहना है कि आप जो अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं तो आपके यहाँ किसान का जो उत्पादन, जो प्रोडक्शन लागत है वो बहुत कम है। प्रोडक्शन लागत बहुत कम होने के कारण वो चीज़ों को बहुत सस्ते दाम में बेचता है, बहुत कम कीमत में बेचता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम है, कीमत, उसका उथल पुथल हो जाता है। उथल पुथल के परिणाम स्वरूप मार्केट अनस्टेबल रहती है। तो आप ये सब्सिडी देना कम कीजिए। सब्सिडी देना आप कम करेंगे तो आपका किसान भी जो है प्रोडक्शन उसका महंगा होगा, तो वो महंगा में बेचेगा, तो इससे प्रोडक्शन जो हमारी बाजार में उथल पुथल होती है वो नहीं हो पाएगी। तो डब्ल्यूटीओ का पहला आपत्ति यही, हम समझते हैं कि पहला आपत्ति आप समझ गए होंगे कि डब्ल्यूटीओ का है कि बाजार विकृति, जो बाजार में ट्रेड का जो नियम है आप उसको तोड़ते हैं, आप उसका उल्लंघन करते हैं, पहला। दूसरा देखिए हमारा जो भारत में क्या होता है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, जन वितरण प्रणाली इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, जहाँ पे 5 केजी अनाज फ्री में दिया जाता है 80 करोड़ जनसंख्या को। तो ये पीडीएस, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे जन वितरण प्रणाली, इंग्लिश में लिख लेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस में क्या है, इसमें कह रहा है, ये देखिए पीडीएस में कि देखिए जो आप लोगों को फ्री में अनाज दे देते हैं, ठीक है, वो भी मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहा है। यदि आप फ्री में अनाज नहीं देंगे, लोग मार्केट से अनाज खरीदेगा, तो जो दुनिया है आपके भारत में चीज़ों को इंपोर्ट करेगा, ठीक, आयात करेगा। क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ फसल यदि महंगी हो, लोग को खरीदना पड़े, तो हम दुनिया जो आपके देश में सस्ते में इंपोर्ट करेगा। लेकिन आप पीडीएस में क्या करते हैं, फ्री में अनाज देके किसानों को या व्यक्ति को खरीदने नहीं देते हैं, तो ये आप मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आप पीडीएस सिस्टम को बंद कीजिए। जो एफसीआई के द्वारा जो सरकार खरीदारी करती है एमएसपी पे, तो उसको कह रहा है बंद करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि पीडीएस सिस्टम पे भी जो है हमारा डब्ल्यूटीओ आपत्ति जताता है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये आपत्ति दर्ज किया जाता है। तीसरा हमारा देखिए, जो तीसरा पॉइंट हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। आप देखिए हमारे भारत में क्या हो रहा है, हमारे देश में जो क्रॉपिंग पैटर्न का सवाल हम कल भी सॉल्व किए थे, क्रॉपिंग पैटर्न। तो हमारे यहाँ देखिए सर्वाधिक उत्पादन गेहूं और चावल का होता है। क्यों? क्योंकि गेहूं और चावल पर सरकार एमएसपी देती है और सरकार उससे खरीदती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बांटने के लिए।
तो किसान क्या क्या जो हमारा एक क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए था, मृदा संतुलित मात्रा में फसल का उत्पादन होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। तो क्रॉपिंग पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे यहाँ फसलों की मोनोपोली, बायपोली का असर, 2 फसल चावल और गेहूं के पूरी तरीक़ा से मोनोपोली है, किसान उसी का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो ये WTO का तीसरा आपत्ति है। ठीक है, चौथा आपत्ति देखिए, अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन, हमने कल भी बताया था, जलवायु परिवर्तन के अनुसार इससे पूरी दुनिया इफेक्टेड है। तो कह रहा आप कृषि पैटर्न को चेंज कीजिए, कृषि पैटर्न को आप चेंज कीजिए, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल आप कृषि नीतियां बनाइए, उसके अनुसार आप कृषि को अपनाइए और वही फसल आप उपजाइए। तो उससे भारत में समस्या, खाद्यान्न की समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में चावल और गेहूं जो है भोजन का मुख्य, खाद्यान्न का मुख्य भोजन है, मुख्य भाग है, मुख्य अंग है। तो यदि ये जलवायु परिवर्तन अनुकूल यदि हम एग्रीकल्चर को अपनाते हैं तो हमारे यहाँ गेहूं और चावल का प्रोडक्शन कम हो सकता है। कम होगा तो हमें दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो तीसरा आपत्ति, जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि आप कीजिए। आप चावल पैदा करके, जैसे सुनेंगे बहुत सारे स्टेट का चावल के कारण हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन ये तीसरा कारण है। ये चौथा कारण जो भी हो आपको, तो आप समझ गए ये हमारा कारण है WTO का जो आपत्ति दर्ज करा है। अगला अगला है पॉइंट हमारा एक विकासशील देश, चूंकि हमने 4-5 पॉइंट वहाँ दिया, 4-5 पॉइंट आप यहाँ भी ले लीजिए, चूंकि आंसर बराबर में होना चाहिए था, संतुलन में। ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर हमने 200 शब्दों में आंसर लिख दिया, बचा हमारे पास 50 शब्द और वहाँ पर WTO का डाल दिया, तो फिर आंसर में आपको मार्क्स जो है तो कट जाएगा कि आपने आंसर को संतुलित नहीं रखा है। इसलिए 5-6 पॉइंट हम यहाँ भी आपको दे देते हैं। तो विकासशील देश, इन्होंने कहा कि विकासशील देशों को इससे नुकसान हो रहा है, विकासशील देशों को इससे प्रभावित हो रहा है। अब आप अपने आप को एक तरफ कहते हैं कि हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हाँ बिल्कुल सही बात है, और हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि हम बहुत गरीब देश हैं, हमें एग्रीकल्चर सब्सिडी चाहिए। तो दोनों चीज़ें विरोधाभासी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आरोप लगता है भारत सरकार के ऊपर कि आप जो हमसे भी जो कंट्री गरीब है, जो हमसे कम विकसित कंट्री है, कि उसको आप डिस्टॉर्ट करते हैं, आप उसके मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं, आप उनको मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं करने देते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है। क्योंकि वहाँ पर उतनी तकनीक नहीं है, वहाँ पर उतना सब्सिडी नहीं दे पाता है, तो उसका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो अल्प विकसित देश है, जो भारत से कम विकसित है, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होता है आपकी अपेक्षा, और आप दुनिया के विश्व मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, विकासशील देशों की यदि आप बात करें, विकसित देशों को छोड़ दें, तो विकासशील देशों में सबका नेतृत्व भारत ही करता है। भारत से बड़ा जनसंख्या में, लैंड में या प्रोडक्शन में भारत से बड़ा कोई दूसरा विकासशील देश तो नहीं है। अगर हम एक बात करें चाइना की, ठीक है, तो चाइना अलग तरह का काम चलता है, चाइना अलग तरह का प्रोसेस चलाता है। तो इसीलिए हम बताएं आपको कि ये एक आरोप है WTO का कि आप ऐसा करते हैं, तो आप इस चीज़ को कम कीजिए ताकि अन्य विकसित देशों, विकासशील देशों को इसका लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा था बॉडी का पॉइंट। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा। निष्कर्ष तो आपको देना पड़ेगा इसमें। तो देखिए, यही है सुझाव वाला निष्कर्ष। यहाँ आपको सुझाव देना पड़ेगा, यहाँ आपको भारत का पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यदि आप सर्विसेज में जाते हैं तो WTO में पक्ष रखने के लिए भारत सरकार आपको प्रतिनिधिमंडल के रूप में भेजे, आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। हम यदि सिस्टम में आते हैं तो निश्चित रूप से इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से पीछे नहीं हट सकते हैं। यदि आप पीछे हटेंगे, आप अपने यहाँ सब्सिडी देना कम करेंगे, तो आपके किसानों की स्थिति और बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ये क्वेश्चन है फ्यूचरिस्टिक, भविष्य उन्मुखी क्वेश्चन, यहाँ पे आपको निष्कर्ष में सुझाव देना पड़ेगा। तो चलिए हम निष्कर्ष की बात करते हैं। तो फिर से बता दें कि आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे, और मेंस एनसीईआरटी में कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में किसी माध्यम को आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी शहर के, भारत के किसी भी शहर का आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा प्रयास यदि अच्छा लगता हो तो यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छी चीज़ें सभी तक पहुँचे। चलिए हम निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या लिखा जाए, तो देखिए निष्कर्ष में आपको यही देना पड़ेगा कि WTO के द्वारा जो WTO जिस सब्सिडी पर आपत्ति करती है, ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे लिख दीजिए कि भारत एक विकासशील देश है और भारतीय किसानों को सब्सिडी देना आवश्यक है। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन का अनुकूल या भारत की भौगोलिक स्थिति, दुनिया में देखिए भारत जब भौगोलिक रूप से ऐसी जगह स्थित है जहाँ जलवायु परिवर्तन की मार बहुत अधिक पड़ती है। हमारे यहाँ एक तरफ सूखा होता है, दूसरी तरफ बाढ़ आ जाती है। इसी समय में जब मानसून के टाइम में कहीं सूखा कहीं बाढ़ हो जाता है। तो भारत की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार यहाँ किसानों को सब्सिडी देना अनिवार्य है या आवश्यक है, या सब्सिडी उसके लिए ज़रूरत है। WTO
ने जो सब्सिडी देने का बेस ईयर 1988 86 से 88 बनाया है, वो निश्चित रूप से एक विकृत पैदा करने वाला बेस ईयर है, जिसके द्वारा विकसित देशों को तो अपने किसानों को अत्यधिक सब्सिडी देने का अवसर मिल जाता है, लेकिन वहीं भारत जैसे विकासशील देशों को सब्सिडी में कमी करने का दबाव बनाया जाता है। तो WTO को अपने बेस ईयर में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अपने बेस ईयर में चेंज करना चाहिए था और बेस ईयर को 2020 के बाद का बनाया जाना चाहिए था। ये आपका सुझाव। अगर देखिए 1988 86 से 88 का जो हमारा बेस ईयर है, अगर इसको चेंज करके सपोज कीजिए 2020 ही कर दिया जाए, या 2022 कर दिया, 2023 कर दिया जाए, 2022-23 ही कर दिया जाए, ठीक है, 2022-23, तो इस समय तो भारत की इकोनॉमी की साइज बहुत बड़ी है ना भाई। तो इसका भी यदि 10% निकालेगा तो फिर हम किसानों को जितना सब्सिडी दे रहे हैं तो क्या अंदर ही आ जाएगा, हम और अधिक दे सकते हैं। तो यही आप सुझाव दीजिए कि इसी पॉइंट पे भारत सरकार WTO में अपना आपत्ति दर्ज कराता है कि हम एक विकासशील देश है, हमारे इतनी % जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो आप ये लिखेंगे भारत एक विकासशील देश है, भारत कितनी % जनसंख्या निर्भर है, भारत जलवायु परिवर्तन के अनुकूल या भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भारत के किसानों को सब्सिडी देना अनिवार्य है या उसकी जरूरत है। इसीलिए WTO को जो एक विकृत बेस ईयर है उसको चेंज करके वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, देश की वर्तमान GDP के अनुसार बेस ईयर को बनाना चाहिए। इससे सभी विकासशील देशों को लाभ होगा, क्योंकि देखिए जो 1986-88 के अलावा अफ्रीकी कंट्री का आप देखेंगे उसका तो उस समय GDP बहुत कम था यार, उन्होंने विकास किया तभी अपने GDP को बढ़ाया है। तो ये विकृत बेस ईयर को चेंज करना चाहिए। तो आप ये सुझाव देके पॉइंट को फाइंड आउट कर देंगे, आप अपना निष्कर्ष यहीं पर छोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को कंप्लीट समझ गए होंगे। तो चलिए हम फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेंस एनसीईआरटी टीम कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।